नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी पूर्व सेबी चीफ पर भ्रष्टाचार के नए आरोपों की, भाषा विवाद पर दक्षिण से उत्तर भारत तक मोदी सरकार के खिलाफ होते विरोध की, देखेंगे परिसीमन मुद्दे पर स्टालिन की दो टूक को, शिंदे पर सीएम फडणवीस के बड़े बयान को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार के ऊपर बड़े वार को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में सफारी करके लौटे पीएम मोदी अब राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड की 7वीं बैठक में होंगे शामिल। कहा, वन्य जीवन को बचाने के लिए भारतीय योगदान पर गर्व। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पेश किया 1,45,400 करोड़ का बजट। मैया योजना पर महिलाओं के लिए भी किया बड़ा ऐलान। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, बीजेपी के कुलवंत राणा और आप विधायक संजीव झा के बीच जुबानी जंग, सीएजी रिपोर्ट पर जारी घमासान। शिवसेना के मुखपत्र सामना में चौंका देने वाला खुलासा, लिखा शिंदे के कद को छोटा करने की कोशिश कर रही बीजेपी। 24 से 26 मार्च के बीच होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी, लोगों से मांगे सुझाव, कहा एक एक वादा पूरा करेंगे। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। सेबी की पूर्व चीफ माधवीपुरी बुच एक बार फिर से चर्चाओं में है, साथ ही सवालों के घेरे में मोदी सरकार भी है। दरअसल शेयर मार्केट में कथित तौर पर धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर बुच पर फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर मुंबई की एक स्पेशल अदालत ने माधवीपुरी बुच पर सीधे एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। तो कैसे हिंडनबर्ग के बाद नई मुश्किलों में गिरी बुच, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत की पहली महिला रही सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग के गंभीर आरोपों के बाद अब बुच पर शेयर मार्केट में कथित घोटाले के आरोप लगे हैं। दरअसल भारतीय शेयर बाजार में 30 साल की सबसे निचली गिरावट के बीच मुंबई की विशेष अदालत एंटी करप्शन ब्यूरो ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी की जांच के मामले में पूर्व सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। और माधवीपुरी बुच ही नहीं बल्कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के 5 अन्य बड़े अफसरों पर भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसमें सेबी के 3 पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं, अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण और कमलेश चंद्र। इसके अलावा सेबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति और बीएसई के तत्कालीन अध्यक्ष और जनहित निदेशक प्रमोद अग्रवाल शामिल हैं। बता दें, ये मामला 1994 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी को लिस्टिंग से जुड़ा है, जहां इसकी अनुमति देने में कथित अनियमितताओं और रेगुलेटरी निगरानी में कथित नाकामी के आरोप पूर्व सेबी चीफ पर लगाए गए हैं। इन आरोपों के बाद मुंबई की एक विशेष अदालत ने माधवीपुरी बुच पर शिकंजा कसते हुए एफआईआर के सीधे आदेश दिए। इतना ही नहीं, अदालत ने कहा कि पहली नजर में ही इसमें नियामक चूक और मिलीभगत के प्रथम दृष्टया सबूत मिले हैं, जिसके लिए निष्पक्ष जांच की जरूरत है। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद माधवीपुरी बुच सवालों के घेरे में आ गई है, वो भी तब जब पहले ही बुच पर भ्रष्टाचारी और घूसखोर होने के आरोप लगे हुए हैं। गौरतलब है कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर बंद हो चुकी अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने भी तीखे आरोप लगाए थे। उसने दस्तावेजी सबूतों के आधार पर दावा किया था कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। हालांकि ये निवेश बुच के सेबी चीफ बनने से पहले किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी नियामक भूमिका के दौरान इसका खुलासा नहीं किया, जिससे अडानी समूह की जाँच में हितों का टकराव हुआ। उस वक्त भी इसे लेकर खूब हंगामा हुआ था और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने माधवीपुरी बुच को हटाने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग भी की थी। लेकिन पीएम मोदी ने सेबी चीफ के अडानी की दलाल होने के जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद जांच की हर मांग को ठुकरा दिया। लेकिन अब नए मामले में हुए गंभीर खुलासे ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसकी न केवल जांच की जानी चाहिए बल्कि तमाम आरोपों का कच्चा चिट्ठा बाहर आना चाहिए। बताते चले, हाल ही में माधवीपुरी बुच ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उनकी जगह तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया चीफ बनाया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ नया मोड़ आता है। उधर मोदी सरकार की ट्राई लैंग्वेज नीति को लेकर पहले ही दक्षिण भारत में इसका जमकर विरोध किया जा रहा है, जहां एमके स्टालिन मोदी सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में भी यही हाल है और अब पंजाब भी इस लीग में जुड़ गया है, जहां पंजाब ने भी 3 भाषा फॉर्मूले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की ट्राई लैंग्वेज नीति दक्षिण राज्यों के साथ साथ अब उत्तर भारत में भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रही है। पहले तमिलनाडु और तेलंगाना में ट्राई लैंग्वेज के खिलाफ विरोध के स्वर गूंज रहे थे, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तमिलनाडु तेलंगाना के नक्शे कदम पर ही अब पंजाब ने भी 3 भाषा फॉर्मूले के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पंजाब ने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि पंजाबी स्कूलों में अनिवार्य मुख्य भाषा होगी। ऐसे हालातों में बीजेपी की चाल उसी पर उल्टी पड़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर ट्राई लैंग्वेज नीति का विरोध तेज होता है और इसे जनता का समर्थन मिलता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला साबित होगा, क्योंकि तमिलनाडु ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। स्टालिन ने तमिलनाडु की जनता से इस मुद्दे पर मदद की गुहार भी लगाई है। सीएम एमके स्टालिन ने ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले को सबसे बड़ी चुनौती करार देते हुए इसे भाषा युद्ध की संज्ञा दी और कहा कि हम इस युद्ध में पहले ही काफी कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब यह हम पर थोपा नहीं जा सकता।
जिसके बाद ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले का सबसे ज्यादा विरोध दक्षिण राज्यों में हो रहा है और अब ये मामला उत्तर भारत में भी दस्तक दे चुका है, जो बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। हालांकि बीजेपी हिंदी को लेकर उत्साहित है। उसे यह एहसास है कि उत्तर भारत की पार्टी के रूप में अपनी छवि को मजबूत करके वो दक्षिण में स्थानीय आबादी के बीच अपनी पेट को और मजबूत कर सकती है। यही वजह है कि मोदी सरकार इस नीति को लागू करने की जद्दोजहद में है। बताते चले, केंद्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक प्रणाली में भाषाई संतुलन स्थापित करने के लिए 3 भाषा नीति अपनाई गई है। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को 3 भाषाओं में शिक्षित करना और भाषाई विविधताओं को प्रोत्साहन करना बताया जा रहा है। इनमें एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हिंदी और तीसरी अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हो सकती है, जिसका विरोध करके दक्षिणी राज्य इसे उन पर मोदी सरकार का नियंत्रण बता रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ सकती हैं। ट्राई लैंग्वेज को लेकर बढ़ते विवाद पर बीजेपी घिरती नजर आ रही है। एमके स्टालिन के आर पार वाले तेवर भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे। इस बीच परिसीमन के मुद्दे पर भी स्टालिन के बयान से राजनीतिक बवाल मच गया है। तो परिसीमन पर क्या है स्टालिन का बड़ा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध कर रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन मुद्दे पर भी बीजेपी को 2 टूक जवाब दे दिया है। दरअसल एमके स्टालिन ने राज्य के लोगों से ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि राज्य में सफलतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण करने का अब राज्य को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें परिसीमन के मुद्दे पर सख्त कदम उठाने ही होंगे। इतना ही नहीं, स्टालिन ने राज्य के लोगों को चेताया कि अगर जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों का परिसीमन होता है तो इसका तमिलनाडु को नुकसान हो सकता है। यानी ट्राई लैंग्वेज के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ खड़े स्टालिन ने परिसीमन प्रक्रिया पर भी अपना रुख साफ कर दिया है। बता दें, स्टालिन ने अपनी चिंताओं को जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन लागू होने की संभावना से जोड़ते हुए बयान दिया। जानकारी के मुताबिक साल 2026 से परिसीमन की प्रक्रिया दक्षिण राज्यों में शुरू की जाएगी। ऐसे में अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उससे दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटें घट सकती हैं और उत्तरी राज्यों में सीटें बढ़ सकती हैं, जिसको लेकर दक्षिण के राज्य उसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि ट्राई लैंग्वेज की तरह ही ये विवाद भी पुराना है। इसमें कुछ वक्त पहले भी इस मामले पर खूब राजनीतिक बयानबाजियां की गई थी, जहां एनडीए की दूसरी सबसे मजबूत सहयोगी दल कहे जाने वाले चंद्रबाबू नायडू ने भी परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपने राज्यों में जनता से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की थी, क्योंकि परिसीमन का सीधा असर ये होगा कि केंद्र में दक्षिणी सरकारों की आवाज दब जाएगी। ऐसे में स्टालिन ने इस मुद्दे पर मुखरता से आवाज उठाई है। साथ ही स्टालिन ने 5 मार्च को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जहां स्टालिन इस मुद्दे पर तमिलनाडु के भविष्य पर विचार करेंगे। उन्होंने आग्रह किया है कि ये तमिलनाडु के लिए गंभीर मुद्दा है, जिस पर एकजुट होना पड़ेगा। महाराष्ट्र एनडीए में घमासान की खबरें चुनाव के पहले से ही सुर्खियों में है, लेकिन सहयोगी दलों में टकराव अब बढ़ता जा रहा है और अब इसी आंतरिक कलह और बयानबाजियों के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस का शिंदे को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा फिर से हाई हो गया है। तो क्या कुछ कहा फडणवीस ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वक्त से जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से शीत युद्ध शिवसेना शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच चल रहा है। भारी विवाद के बीच अब खबरों ने सियासी पारा हाई किया हुआ है। हालांकि इस बीच अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कोई युद्ध नहीं है। जो लोग हम दोनों को जानते हैं वो जानते होंगे कि जब हम साथ होते हैं तो हम क्या करते हैं। फडणवीस ने उन रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने शिंदे द्वारा लिए गए निर्णय पर रोक लगाई है। दरअसल फडणवीस का यह बयान आज से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र से पहले सामने आया है। रविवार 2 मार्च को सीएम फडणवीस ने कैबिनेट बैठक और पारंपरिक चाय पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। वहीं संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने ये बात कही। इसी के साथ अपने संबोधन में फडणवीस ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती द्वारा लिए गए निर्णयों पर रोक लगाई है। इसको लेकर फडणवीस ने कहा कि मैंने शिंदे द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय पर रोक नहीं लगाई है। इसके अलावा उन्होंने संजय राउत के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि शिंदे ने सुबह 4 बजे पुणे में अमित शाह से मुलाकात कर फडणवीस के खिलाफ शिकायत की थी। आपको बता दें, इस बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शिंदे से चुटकी लेते हुए कहा कि अगर आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो मैं क्या करूं। बहरहाल यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि शिंदे और बीजेपी के बीच के मतभेद किससे छिपे नहीं है। बाकी विधानसभा सत्र में बजट सत्र से पहले जो कहा गया है वो कितना सच है, इसकी जानकारी बजट पेश करने के बाद हो जाएगी, जो तय करेगा कि एनडीए में घमासान के असल हालात क्या है। बिहार में चुनाव के मद्देनजर बयानबाजियों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। चुनाव को लेकर भले ही कांग्रेस सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता दे रही है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिल्कुल साफ हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लिहाजा नीतीश कुमार को लेकर उनके तीखे बोल बिहार की सियासत में सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में एक तरफ जहां नेताओं की लगातार रैलियां हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तीखी बयानबाजियों का दौर भी आगे बढ़ रहा है।
सभी नेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर सीधा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सेहत और उम्र को लेकर कटाक्ष करते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार ओल्ड मॉडल है। लंबी राजनीति करते हैं, आप तो जुमलेबाजी नहीं करेंगे। I'm not 75 years old, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र अच्छी है लेकिन जुबान अच्छी नहीं है। जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। इस तरह सीएम नीतीश कुमार पर खटारा गाड़ी वाला अटैक तेज करते हुए तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मैं 36 साल का हूँ, 75 साल का नहीं। मेरी उम्र भले ही कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। बता दें ये कोई पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर उनकी बढ़ती उम्र और अजीबोगरीब बयान के चलते आड़े हाथ लिया हो। इससे पहले भी वो कई मौकों पर नीतीश कुमार को निशाने पर ले चुके हैं। इसी के साथ बीजेपी और पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बड़ा हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जितना बिहार आना है आइए, मखाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बता दें चुनाव के चलते तेजस्वी यादव के हमले तेज होते जा रहे हैं। वो लगातार राज्य में अब तक हुए घोटालों से लेकर नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए तमाम कानून व्यवस्था के मुद्दों को भी उजागर कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इसी साल अक्टूबर-नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में क्या क्या सियासी उलटफेर देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।